बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ELWD पर। बच्चों, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं कवर पेज, ये कौन सी मैथ है? एक क्लास 6 की मैथ है जिसका नाम है सीखे गणित। और ये है क्लास 6 की सीखे गणित, तो जो यूपी बोर्ड में चलती है और ये क्या होती है, निःशुल्क में मिली जाती है। तो सभी बच्चों को जैसे अवेलेबल होती है ये किताबें फ्री में। और हम चलिए इसको हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए कवर पेज। सबसे पहले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए और किसके लिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा वितरित की गई है। तो चलिए देखते हैं इसका 1 बाय 1 चैप्टर क्या है और हम सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्या। क्या है बच्चों? सबसे पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? जीरो से लेकर, जीरो को छोड़कर, बच्चों जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, लेकिन 1 2 3 4 5 6 सब ये संख्याएं क्या हैं? ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम 1 बाय 1 पूरे चैप्टर को देख लेते हैं कि कितने चैप्टर हैं और क्या क्या चैप्टर हैं। तो इकाई नंबर 2 कहता है कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और इकाई नंबर 3 क्या है? पूर्णांक। हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं, इसी में हम कोष्ठकों का प्रयोग करेंगे, से करना सीखेंगे और बोडमास के नियम को भी डिटेल से देखेंगे। इकाई नंबर 4 है सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में हम देख लीजिए। इकाई नंबर 4 क्या है? सांख्यिकी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाइए इकाई नंबर 5 में क्या है? इकाई नंबर 5 है बीजगणितीय अवधारणा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। चर और अचर संख्याएं क्या होती हैं इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे। और बीजीय व्यंजक क्या होता है, यानी व्यंजक की अवधारणा क्या होती है। और व्यंजकों के पद क्या होते हैं, पदों के गुणनखंड या गुणांक क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं, व्यंजकों की डिग्री क्या होती है, 1 2 यूँ त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा क्या होती है। बीजीय व्यंजकों का जोड़ यूँ घटाव हम सीखेंगे। बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना सीखेंगे और कोष्ठकों का प्रयोग सीखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हम ज्यामितीय अवधारणाएं सीखेंगे, जिसे हम बिंदु क्या होती हैं, संरेख बिंदु क्या होती हैं, ठीक है, एक बिंदुगामी रेखाएं क्या होती हैं, और तल यानी समतल के गुण क्या होते हैं, बंद और खुली आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इकाई नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण की अवधारणा क्या है, कोण कहते किसे हैं, और कोण की माप अंशों में हम कैसे नापेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब इकाई नंबर 9 में हम क्या देखेंगे बच्चों, लंब और समांतर रेखाएं। लंब और समांतर रेखाएं देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। लंब और समांतर रेखाओं की अवधारणा के बारे में भी देखेंगे। दो रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों के नाम एवं गुण के बारे में पढ़ेंगे। पटरी तथा गुनिया की सहायता से समांतर रेखाएं खींचना, ठीक है, ये भी सीखेंगे। समांतर रेखाओं की विशेषताओं की सहायता से अज्ञात कोण की माप बताना तथा रेखाएं खींच कर उनका सत्यापन करना, इसके बारे में देखेंगे। फिर इकाई नंबर 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या है, अपवर्तक, समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपवर्त क्या होता है, समापवर्त क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या है, भाग विधि से महत्तम समापवर्त ज्ञात करना, और दो संख्याओं या उनके लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक के मध्य संबंध को स्थापित करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक का दैनिक जीवन में उपयोग क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इकाई नंबर 11 में हम पढ़ेंगे समीकरण। समीकरण कैसा होना चाहिए, एक चर में होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गणितीय कथन का अर्थ स्पष्ट करना, इसको देखेंगे। देखिए समीकरण एक चर में, त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। समीकरण हल करने की उपयुक्त विधि का हम अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन पर आधारित रेखीय समीकरण के वार्तिक प्रश्न, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इकाई नंबर
ये समीकरण को हल करने की जो पक्षांतर विधि है उसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। इकाई नंबर 12 में वाणिज्य गणित, कमर्शियल जो गणित होती है, वाणिज्य गणित यानी अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सब क्या है, एक कमर्शियल गणित है जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग यानी लाभ, हानि, मुनाफा, ब्याज, ये सब निकालने की विधियां हम इसमें पढ़ेंगे। साधारण ब्याज, व्यवहार गणित, मुद्रा की अवधारणा, बिल तथा कैश मेमो, ये सब के बारे में देखेंगे। इकाई नंबर 13 में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। जैसे त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, आकृतियों की सर्वांग क्षमता कैसे डिसाइड करेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कैसे पता करेंगे, और आकृतियों की समरूपता और त्रिभुज की समरूपता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इकाई नंबर 14 में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की अवधारणा क्या है, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप के बारे में पढ़ेंगे। अर्धवृत्त के बारे में पढ़ेंगे और वृत्तखंड या त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे। इकाई नंबर 15 में हम सममितता का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण का निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान करना, जो वस्तुएं एक जैसे दिखती हैं, सेम हूबहू, उसे क्या बोलते हैं, उसे सममित कहते हैं। और एक तलीय जिसे हम टू डायमेंशनल कहते हैं, ज्यामितीय आकृतियों का निरीक्षण करके सममितता की रेखा खिंचवाना तथा प्रवर्तित सममितता का बोध, ये भी सीखेंगे। क्षेत्रमिति, इकाई नंबर 16 क्या है, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, जैसे इसमें हम अध्ययन करेंगे घनाभ का, घन का, प्रिज्म का, पिरामिड के अंग, इसके बारे में, और आयतन की अवधारणा देखेंगे। ठीक है, और घनाभ या घन का आयतन सूत्र की सहायता से कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। इकाई नंबर 17 हमारा क्या है, गुणा ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा, ये सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे 17 के 17 चैप्टर, जिसको हम डिटेल से आगे 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों को पढ़ना है बहुत ही अच्छे से पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ, 1 बाय 1 चैप्टर, पहले चैप्टर से शुरुआत करके और अंतिम चैप्टर तक। तो बच्चों प्लीज़ खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए और हमारे सारे पढ़ाए गए चैप्टर को बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल YLWD पर। बच्चों आज जैसा कि मैंने कहा था, क्लास 6 की यूपी बोर्ड की हम गणित को शुरू करने वाले हैं और आज ही हम पहला चैप्टर को हम डिकोड करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए तो देखिए, हमने बुक शुरू कर दी है। पहला चैप्टर हमने ओपन किया है, इकाई नंबर 1, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अंकों के स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं, इसको पढ़ेंगे। संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है, इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो गिनती की संख्याओं को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं फटाफट। कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, अगर इसको हम देखें तो कितनी वस्तुएं हैं, अगर इसका देखें तो जिससे हमें बोध हो कि कितनी वस्तुएं हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। ठीक, और देख लीजिए बच्चों कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ही संख्यांक बोलते हैं। क्या कहते हैं, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संख्यांक बोलते हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि संख्या किसे कहते हैं, जिससे यह बोध हो कि कितनी वस्तुएं हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, वो क्या होती है, उसे बोलते हैं संख्या।
और जिन संख्याओं को हम जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें संख्यांक बोलते हैं। अर्थात संख्यांक का अर्थ साफ साफ ये है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, ठीक है, उसी को बोलते हैं संख्यांक। अब चलिए ये टेबल देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि ये विभिन्न विभिन्न लिपियां हैं जिनमें हम अंकों को लिखते हैं। देवनागरी लिपि में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में जो लिखा रहता है उसे एक को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब इस जो ये वाली लिपि है इसे क्या बोलते हैं? इसे देवनागरी लिपि बोलते हैं। देवनागरी लिपि, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिंदी की संख्याएं बोलते हैं। और ये देखिए जो आई बना हुआ है, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी बना हुआ है, वी है, वी आई है, वी डबल आई है, वी ट्रिपल आई है, आई एंड एक्स है। ये क्या है? ये है रोमन संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? रोमन संख्या बोलते हैं, ठीक है। और ये है अरबी, अली बेते वाला जो बोलते हैं लोग, ये है अरबी की संख्याएं, उर्दू वाली संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की संख्याएं, इसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसे लिखते हैं, ठीक है। ये होगी 4 प्रकार की संख्याएं जिन्हें हम संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अब हम ये देखियो, बाद में भारतीयों ने जब शून्य का आविष्कार किया तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो सका। क्योंकि किसने किया? भारतीयों ने। जब शून्य का आविष्कार किया, इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर संख्या को लिखना संभव हो सका, ठीक। तो अब यही संक्षेप में हम क्या कि आगे संख्यांक को संक्षेप में अंक ही कहेंगे। हम संख्यांक बार बार नहीं कहेंगे, अंक कहते हैं। इसका मतलब वो क्या है? संख्यांक ही है, संख्या का अंक। अब अंक कहते हैं, समझ जाइए क्या वो क्या है? संख्यांक ही है। अब चलिए देख लेते हैं स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। स्थानीय मान पद्धति क्या होती है? ठीक है, जैसे हमें लिखना है 23, तो 23 में कितने संख्या प्रयुक्त हुए हैं या कितने अंक प्रयुक्त हुए हैं? तो 2 और 3, लेकिन 2 का स्थान अलग है और 3 का स्थान अलग है। 3 का स्थान क्या है? इकाई के स्थान पे है, और 2 का स्थान क्या है? दहाई के स्थान पे है। इसीलिए इसे हम पढ़ते हैं 23, यानी 2 दहाई 3 इकाई, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 705 लिखा हुआ है, इसमें संख्या जो है प्रयुक्त हुई है अंक 0, 5 और 7 प्रयुक्त हुई है, 0, 5 और 7 प्रयुक्त हुई है, लेकिन इनके जो अंक का जो स्थान है वो अलग अलग है। क्योंकि देखो 7 है 100वें स्थान पर, 0 है 10वें स्थान पे, जिसे दहाई कहते हैं, और 5 है इकाई के स्थान पे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 2512, इसमें भी अंक तो अलग अलग हैं, लेकिन अंकों का स्थान भी अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ये देखिए 84,096 लिखा हुआ है, यहाँ भी अंक देखो 84096 हैं, लेकिन जो इनका अंक का जो स्थानीय मान है वो अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं स्थानीय मान कि कैसे हम लिखेंगे या कैसे हम इसको समझेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम सबसे पहले देख लेते हैं आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरोही संख्या क्रम, इसको क्या बोलते हैं? बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है? ये सब बढ़ते हुए क्रम में। तो बच्चों समझ में आया? देखिए, 1 के बाद 2 आया और 2 के बाद 3 आया। निरंतर संख्याएं क्या कर रही हैं? बढ़ रही हैं, हमेशा बढ़ रही हैं। तो इस बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। ठीक ऐसे ही हम पढ़ेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम जिसे हम बोलते हैं घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम। जैसे पहले हम 10 लिख दें, 9 लिख दें, 8 लिख दें, 7 लिख दें, 6 लिख दें, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, संख्या सबसे पहले बड़ी संख्या आई, बड़ी संख्या आई, उसके बाद फिर छोटी संख्या आई, लास्ट में छोटी संख्या आई। तो इस क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम। पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अंत में सबसे छोटी। तो इस क्रम को हम बोलते हैं अवरोही क्रम। जबकि आरोही में क्या होता था? बढ़ते हुए क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या लिखते थे, छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो दो चीज़ें क्लियर हुई। पहली चीज़ कि आरोही क्रम क्या होता है और दूसरा कि अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है बच्चों? अब चलिए देख लेते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है बच्चों? सबसे छोटी संख्या होगी 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10, क्योंकि इससे नीचे लेकर आओगे तो 9, 1 अंक बचेगा। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होंगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी 99। ठीक है बच्चों? ऐसे ही अब 3 अंकों की देख लेते हैं। 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 999। ठीक है बच्चों? ऐसे ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक। अगर 1 अंक की बात किया जाए, 1 अंक की, इसलिए 1 क्या है? सबसे छोटी संख्या 1 अंक की, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब चलिए आगे स्थानीय मान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? तो किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे आप एग्जाम्पल से ये समझ लीजिए कि संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग होंगे कैसे? देखो, 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7। और इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 70 हो जाएगा। ठीक है? तो पहले 7 का स्थानीय मान 7 और दूसरे 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही
कोई भी संख्यांक है, कोई भी संख्या है, उसमें जो अंक है उनका स्थानीय मान अलग अलग होता है। जैसे इसमें 3 का स्थानीय मान 3 होगा, 2 का स्थानीय मान 20 होगा, 5 का स्थानीय मान 500 होगा। ठीक है, तो अब चलिए सवाल एक्सरसाइज नंबर 1 को हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं फटाफट। इसको हम अपने पेपर पर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो अभ्यास पहली का ए जो प्रश्नावली है उसका जो पहला सवाल है वो क्या कहता है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। पहला है 427, 3501 और 115 और 79,029। इनको हम संख्यांकों में बदलना है। तो चलिए सवाल को हम पहले नोट डाउन कर लिए हैं। अब चलिए इसको 1 बाय 1 करते हैं, चेंज करते हैं। तो 427 को हमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए 400 यानी 4 गुणे में 100 हो जाएगा, प्लस 27 है तो 27 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 10 प्लस 7। अब ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस 2 गुणे 10 20 और प्लस 7, सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 427। ठीक बच्चों, हो गया अंकों में। दूसरा क्या है, 3501, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 3000 यानी 3 गुणे 1000 प्लस 500, 5 गुणे 100 और प्लस 1 है तो 1 ही लिख देंगे। ठीक, इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 प्लस 500 और प्लस 1, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको नीचे रख के तो इकाई इकाई जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा, और 0 और 0 0 हो जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 3501 आ गया। ठीक, ये हो गया दूसरे वाले का सॉल्यूशन। ठीक, अब आ जाइए तीसरे वाले का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। 115 तो 1 गुणे 100 प्लस 15 को कैसे लिखेंगे, 10 और प्लस 5, 15 हो जाएगा। अभी देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 यानी 100 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा और प्लस 5, सबको जोड़ेंगे। इसको हम अगर ऊपर नीचे लिख के जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। अगर हम इसे लिख जाएं 100 लिख दें, फिर 10 लिख दें, फिर 5 लिख दें और सबको जोड़ेंगे तो 5 0 0 5 और 0 5 जोड़ने पर 5 आएगा, और 1 और 0 जोड़ने पर 1 आएगा, और 1 का 1 ही रहेगा। तो क्या आ गया, 115 आ गया। अब चलिए 79,029 को कैसे जोड़ेंगे, 79 को कैसे लिखेंगे, 7 और 9, 79 गुणे में 1000 कितना, तो 1000 से गुणा हो जाएगा, प्लस 29 है तो 29 को कैसे लिखेंगे, 2 दहाई यानी 20 और प्लस में 9, 29, 20 और 9 29 होगा। 79,000 को हम कैसे लिख देंगे, 79,000 प्लस में 20 और प्लस में 9, सबको नीचे ऊपर लिख के जोड़े या ऐसे जोड़ दे तो 9 0 9 हो जाएगा, और 9 0 9 हो जाएगा, जोड़ने पर 9 आएगा, 2 0 2 ही आएगा, और फिर 1 0 बचेगा तो 0 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा, सबको जोड़ने पर कितना आ गया, 79,029। ठीक, तो ये हो गया पहला सवाल का सॉल्यूशन।
चलिए दूसरा सवाल करते हैं हल। चलिए बच्चों अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा का जो पहला पार्ट है उसमें कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला सवाल ये है कि 7019 को किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। 23,013 लिखा हुआ है, 69,379 लिखा हुआ है और 8,93,059 लिखा हुआ है। तो इनको हम क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो चलिए अब हम अपनी कॉपी में लिखते हैं फटाफट। तो ये रहा हमारा सवाल कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो चलिए 7019 इसको लिख देंगे शब्दों में। तो क्या हो जाएगा? 7019। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल क्या है? 23,013। तो इसको भी लिख देते हैं शब्दों में। 23,013। ठीक। अब इसको चलिए लिखते हैं। ये क्या लिखा है? 69,000 69,379 379। ये क्या लिखा हुआ है? 8,93,059। तो किसे लिखेंगे? 8,93,000 59। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा शब्दों में लिखने वाला। अब चलिए अगला सवाल है उसको देखते हैं और उसको भी हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? बी पार्ट कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया यानी जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो ये सब संख्याएं हैं, इनको हम कैसे लिखेंगे? शब्दों में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं फिर अपनी कॉपी में। तो चलिए बच्चों सवाल क्या है हमारा कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया एवं 1 करोड़ वायरस होते हैं। जो भी ये नंबर आए हुए हैं इस कथन में, ये 100 और ये 1,000 और ये 10 लाख और ये 1 करोड़, इनको हम किस में लिखेंगे? शब्दों में लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं जो पहला आया है 100। 100 को क्या लिखेंगे? सीधा सीधा शब्दों में 100 लिख देंगे। 100 क्या लिखा है? 100। उसके बाद आया है दूसरा वाला, ये पहला हो गया। दूसरा क्या आया था? 1,000। इसको कैसे लिखेंगे? 1,000 लिख दिया। फिर आया था 10 लाख। इसको कैसे लिखेंगे? 10 लाख। उसके बाद जो आया था ये वाला, तो कैसे लिखेंगे? 1 करोड़। ठीक है बच्चों, बस सही है हमारा आंसर। अब चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है? 3 नंबर सवाल हमारा ये है
कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। 10, 11, 18, 0 और 3। तो इसमें अंकों को छांटना है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बस। तो चलिए देख लेते हैं 3 नंबर सवाल को कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये हमारी संख्या दी हुई है, इसमें अंकों को छांटने के लिए क्या लिख देते हैं, इसमें कौन से अंक होंगे, इसमें 1 होगा और 0 होगा, इसमें क्या होगा, 1 होगा और 1 होगा अंक, इसमें क्या होगा, 1 होगा और 8 होगा, इसमें क्या होगा, 0 होगा और इसमें क्या होगा, 3 हो गया। ये सब तो क्या हो गए, अंक हो गए हमारे, छांटना था, अंक हो गए। चौथा नंबर सवाल क्या है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्या हो, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले संख्या हमारी जो होगी 1, 2, 3, यानी क्या हो जाएगी, 123। 123 पहली संख्या क्या बन गई, 123, 1, 2, 3। दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, 2 को पहले लिख देते हैं, 2, 1, 3 कर देंगे तो क्या बन जाएगी, 213। दूसरी संख्या क्या बन गई, 213, ठीक है। और तीसरी संख्या क्या बन जाएगी, 3 को पहले लिख देते हैं, 3 को पहले लिख दिए, उसके बाद में हम 1 को लिख दिए, फिर 2 को लिख दिए, तो क्या बन गई, 312 बन गई, 312 हो गई। और फिर क्या लिखे हम, फिर क्या बनाए, 3 लिखे, फिर 3 के बाद 2 और 1 लिख दी, तब क्या हो गई, 313 हो जाएगी, और सॉरी 321 हो जाएगी, 321 हो जाएगी। और कोई बन सकती है, 1, 3, 2 बना सकते हो, एक हो जाएगी 132 बन जाएगी, 132 बन गई, 132। और क्या बन सकती है, हाँ एक और बन रही है, 231। इकतीस, 231, ठीक है बच्चों। तो अब चलिए 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं, उसको हल करते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, सेम सवाल है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इस सवाल को बच्चों आप अपने मन से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सेम सवाल है, जो 4 नंबर सवाल है वही सवाल है 5 नंबर। तो हमने 4 नंबर को आपको बता दिया कैसे लिखना है, सेम ऐसे ही 5 नंबर को आपको लिखना है, ठीक है, आप लिखिएगा। अब ये 6 नंबर सवाल को हम चलिए हल करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या लिखिए। चलिए इसे हल करते हैं, ठीक। तो चलिए बच्चों, अब ये 6 नंबर सवाल, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, इन चारों सवालों को हम हल करते हैं। सबसे पहले 6 नंबर सवाल क्या है कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो सबसे बड़ी पहले संख्या लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला संख्या लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा क्या है 7, तो हम 7 लिख देते हैं।
उसके बाद उससे छोटा 6 तो हम 6 लिख देते हैं। फिर उससे छोटा 5 तो वो लिख देते हैं, और फिर 0। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7650। अब फिर लिखते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? सबसे पहले छोटा वाला अंक 0, 0 लिख दिए। उससे फिर बड़ा वाला अंक 5 लिख दिए। फिर उससे बड़ा वाला अंक 6 लिख दिए। फिर उससे बड़ा 7। तो क्या हो गया? 567। सबसे बड़ी संख्या 7650, सबसे छोटी संख्या 567। ये हो गए 6 नंबर सवाल। फिर 7 नंबर सवाल को हल करते हैं। इसमें क्या पूछा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की क्या हो जाएगी? जिसमें हम सभी को 9 9 9 9 9 लिख दिए। क्या हो गया? ये 99,999। यह हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 लिखेंगे, उसके बाद में हम 4 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो गई? 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। और ये क्या हो गया? 10,000। क्या हो जाएगी? 10,000। ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 8 नंबर सवाल क्या कहता है? इसको हल करते हैं। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम सबसे पहले 5 का स्थानीय अंक मान लिखते हैं। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 और गोड़े में लिख देंगे जितने अंक होंगे उतने 0। 1 2 3 यानी 1000 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो गया? 5000 हो गया। 5 का स्थानीय मान क्या है? 5000। ऐसे हम 2 का लिखेंगे तो 2 के बाद में कितने अंक? 2, तो 100 से गुणा हो जाएगा दहाई के स्थान पे। तो कितना हो जाएगा? 200। ऐसे हम 3 को लिखेंगे तो 3 के बाद कितने अंक? 1, तो 10 हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और फिर 1 का क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1 यानी 1 ही हो जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान है 5000। 2 का स्थानीय मान अंक 2 का स्थानीय मान 200। और ये क्या है? 3 का स्थानीय मान 1 का स्थानीय मान। ठीक है बच्चों। अब चलिए सवाल नंबर 9 में क्या है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 636 में हम सबसे पहले 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 गुणे 10। और 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 गुणे 100। अतः 1 6 का स्थानीय मान बराबर 6 होगा, और 1 6 का दूसरे वाले 6 का मान बराबर 600 हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा और 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा। दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली प्रश्नावली यानी ये वाली प्रश्नावली हमारी क्या हुई? समाप्त हो गई। अभ्यास 1A का पूरा सवाल हमने कर लिया है। सिर्फ एक सवाल को दिया है आप लोगों को करने के लिए। कृपया प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए आगे कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरे प्रश्न को हल करेंगे उससे पहले कुछ टर्म को देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि गिनती करने वाली संख्याएं। देखिए, गिनती करने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं
कहते हैं या कहलाती हैं। ठीक है, अब संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो देखिए 1 से शुरू करते हैं। संख्या रेखा पे 1 से शुरू करते हैं और यह बढ़ती जाती है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं देखिए, किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक, और इसी प्रकार 1 घटाने पर, किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर उससे ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अनुवर्ती का मतलब आगे वाली संख्या और पूर्ववर्ती का मतलब पीछे वाली संख्या। अगर 1 जोड़ दिया जाए तो वो अनुवर्ती संख्या बन जाएगी, 1 घटा दिया जाए तो पूर्ववर्ती संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। ठीक है, और एक चीज़ देख लीजिए कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। देखिए, क्योंकि 1 की पूर्ववर्ती संख्या निकालोगे तो 0 आएगा, और 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है नहीं। एक चीज़ देख लीजिए कि जो 1 है, 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती निकालोगे 0 आएगा, और 0 क्या होता है, प्राकृतिक संख्या तो होती नहीं। 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 का अनुवर्ती तो 1 है, लेकिन 0 क्या है, प्राकृतिक तो है ही नहीं। ठीक, क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं, क्रम से 1 के बाद 1 आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो 4 5 6 7, ये सब क्या है, क्रमागत संख्या हैं। ठीक, तो अब चलिए 1B को सॉल्व करते हैं। अब प्रश्नावली या अभ्यास 1B को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई रिक्त स्थान। पहला है 4 5 6 7 और 8। फिर है 23 24 25 और 27। तो देखिए ये क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ये बताइए कि 23 24 25 उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट 26 ही तो आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 26। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, 9 8 7 6 5। उसके बाद देखिए 35 34 32 31। तो ये क्या हुआ, घटते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो घटते क्रम में देखिए 35 के बाद 34 और 34 के बाद में 33। तो ये कौन सा ऑप्शन बी आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 लिखा जाएगा। ठीक, अब तीसरा सवाल क्या है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला क्या है सवाल, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती क्या होगी, 13 में हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, +1 कर दें तो 14 हो जाएगा, और 14 ही क्या हो जाएगी, अनुवर्ती संख्या। ठीक, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 27 में हम क्या कर दें, 1 माइनस कर दें। तो 27 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 27 की 26। 6 की अनुवर्ती से प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 6 की अनुवर्ती
प्राकृतिक संख्या केवल और केवल 7 होगी, क्योंकि इसमें 1 जोड़ने पर क्या आएगा, +1 करने पर 7 ही तो आएगा। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो 15 के पूर्ववर्ती निकालना है तो -1 कर देना है। -1 करेंगे तो 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। नहीं, दाहिनी ओर की संख्याएं क्या होती हैं, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी नहीं होती, बड़ी होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक। तीसरा नंबर सवाल क्या है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं हैं 102, 103, 104। ये भी क्या है, सत्य है। 101 से बड़ी तो है, तो सत्य हो जाएगा। अब आ जाइए चौथा नंबर सवाल, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य है। और 5 नंबर सवाल, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी क्या है, सत्य है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या क्या है, उससे भी बड़ी होती है। ठीक। 5 नंबर सवाल क्या है, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9,999 में हम +1 कर दें तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 10,000 हो जाएगा, 10,000। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। कि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, -1 कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 लाख बचेगा। ठीक, 1 के बाद में 5 जीरो बचेगा, यानी 1 लाख बचेगा। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। चलो इसे अभी करते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 के बाद में 3 जीरो लिखेंगे तो क्या हो गई, ये 4 अंकों की सबसे छोटी होगी प्राकृतिक संख्या। अब इसकी पूर्ववर्ती निकालना है तो पूर्ववर्ती के लिए हम इसमें क्या कर दें, 1 घटा देते हैं, -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। ठीक, यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1,000, और 1,000 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, घटा देंगे 999 बचेगा। ठीक। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 6 बार 9 लिख दें, ये हो गया, यानी 9,99,999 हो जाएगी। इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती ज्ञात करना है तो अनुवर्ती के लिए हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे इसमें। अनुवर्ती के लिए हम +1 कर देंगे, +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा, 1 के बाद में 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने ये सवाल नहीं करवाया आपको कि संख्या रेखा, 7 नंबर सवाल है था, क्या था, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। इसको कैसे करेंगे, एक संख्या रेखा से बना लेंगे हम, समान दूरी पे रेखा खींचे और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, 0, फिर 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे क्या हमने 9 लिख दिया, बस यही रेखा खींचना था और लिख देंगे इसे। चलिए ये हो गया। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और संख्याओं को हम
कैसे प्रदर्शित करेंगे, संख्यांक क्या होंगे, ठीक है। और अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। बच्चों अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों को भी ज़रूर भेज दीजिएगा।